देख लेते हैं। यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कैसे बना है, दैट यू आर गोइंग टू लर्न, एंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, देन फीचर्स ऑफ 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर्स हैं उनका स्ट्रक्चर की कैसे लेयर्स डिवाइडेड हैं। आफ्टर दैट अबाउट हाउ एटमॉस्फेयर इज सिग्निफिकेंट, अब एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है ये भी हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी तक किसी को कोई डाउट? सबने चैप्टर्स जो कट किए हैं वो मार्क कर लिए हैं, और अगर जैसे नहीं किए हैं तो जब भी हम पढ़ेंगे तब मैं इसे रिपीट कर दूंगी तो आप कट कर लेना, ठीक है। The condition of atmosphere at the particular place determine what type of weather and climate it has. Condition atmosphere, the condition of atmosphere at a particular place determine what of the weather and climate it has. अब एक जगह का एटमॉस्फेयर जो है वो डिटरमाइन करता है कि वहाँ का जो वेदर है और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा। जैसे अगर एटमॉस्फेयर या विंड्स बहुत ज्यादा है या क्लाउडी एरिया है या आप बोल सकते हैं जहां पे स्नोफॉल होता है तो वहां का वेदर और क्लाइमेट कैसा होगा, वहां के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। कोल्ड, राइट। Then changes in this condition brings about changes in weather and climate. अगर एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंज हुआ तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होता है। These changes affect our लाइव्स टू। अब इन चेंजेस के कारण जैसे वेदर और क्लाइमेट में अगर कोई चेंज हुआ है तो हमारी लाइफ पे भी, हमारी जो लाइव्स हैं उन पर भी चेंजेस होंगे। जैसे एकदम से गर्मी आ गई तो हम लोगों को गर्मी लगेगी, एकदम से अगर कोल्ड हो गया तो क्या होगा, हमें भी कोल्ड लगेगा, will feel cold. Discuss in the class about how weather and climate changes affect the lifestyle of people. Now, composition of the atmosphere. एटमॉस्फेयर की compositions क्या है, क्या किस चीज से मिलकर बना है एटमॉस्फेयर? तो बहुत सारी गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर्स, इन सब से मिलकर बना है एटमॉस्फेयर। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 6 में आपने पढ़ा है, राइट, है ना। तो इसका कुछ पार्ट तो आपको याद होगा। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और आपने साइंस में भी पढ़ा है ये। तो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है, वाटर वेपर से, डस्ट पार्टिकल्स से, पोलन ग्रेन्स एंड मेनी इम्प्योरिटीज लाइक स्मोक, सॉल्ट, अदर केमिकल्स all are present in varying quantities in the atmosphere. तो इतनी सारी चीजें होती है एयर में। क्या क्या चीज होती है? वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स और बहुत सारी इम्प्योरिटीज जैसे कि स्मोक होती है, सॉल्ट, और कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स भी होती हैं, राइट। तो ये सारी चीजें एयर में या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। देन द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस आर, और सबसे मेन गैस कौन सी है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में या अबंडेंट गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, दैट इज अबाउट 78%। कितने? 78% में है नाइट्रोजन। देन सेकेंड मोस्ट abundant is oxygen, that is 21%, and remaining 1% is made up of gases like carbon dioxide, argon, hydrogen, helium and ozone. ठीक है, ये तो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। नाउ सराउंडिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। Atmosphere extends approximately up to 1600 kilometers above the surface of Earth. अब एटमॉस्फेयर कितना ऊपर तक एक्सटेंडेड है? अबाउट 1600 किलोमीटर। मतलब अर्थ की सरफेस, लेट मी ड्रॉ एंड टेल यू, अगर अर्थ ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर कितने ऊपर तक फैला हुआ है? दैट इज अबाउट 1600 किलोमीटर्स, ठीक है, इतना ऊपर तक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। गॉट इट?
द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ। अब जो डेंसिटी है मतलब कि जो एयर है वो सबसे ज्यादा डेंस कहाँ पर है? अर्थ की सरफेस के पास में। जैसे सपोज ये क्या है? अर्थ की सरफेस है। तो सबसे ज्यादा डेंस कहाँ पर होगी एयर? यहाँ पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंस होगी। ठीक है, अर्थ की सरफेस के ऊपर। This is so because the gravitational pull is stronger near the surface and upper layer of atmosphere rests upon the lower layers. Thus, about 50% of total mass of atmosphere lies within a height of 6 kilometers from the Earth's surface and about 99% lies within a height of 32 kilometers. Wait a second. Okay. So this is so because the gravitational pull is strong near the surface of the earth. अब ये इसलिए है क्योंकि जो gravitational pull है वो क्या करता है? इसे dense रखता है। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसे dense रखता है क्योंकि उस पे gravitational pull है। ठीक है, then the atmosphere rests upon the lower layer. Thus, about 50% of total mass of atmosphere lies within a height of 6 kilometer. अब 50% एटमॉस्फेयर कहाँ लाई करता है? अर्थ की सरफेस से 6 किलोमीटर तक। ठीक है, जहां आप खड़े हो उससे 6 किलोमीटर अबव तक क्या होगा? एटमॉस्फेयर लाई करेगा। 50% एटमॉस्फेयर लाई करेगा। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है वो उसके ऊपर होगा अप टू 32 किलोमीटर्स। एज वी मूव फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस द एयर बिकम्स थिनर। अब जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो क्या होगी? जो एयर है वो थिन होती जाएगी। आपने जनरली देखा होगा जैसे माउंटेन्स पर जब मूव करते हैं, है ना, जैसे जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो कम होने लगता है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस कम होने लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अर्थ की सरफेस पे। सबसे थिनर कहाँ होता है? अबव दी अर्थ सरफेस। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड into 5 layers based on composition, temperature and other properties. अब एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स है? दैट इज 5 लेयर्स। कितनी है? 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मेसोस्फियर, फोर्थ इज थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ इज एक्सोस्फियर। दिस लेयर्स वेराई इन थिकनेस। अब ये जो है ये अलग अलग थिकनेस की है। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, अगर इसकी पिक्चर बताऊं तो लुक इट हियर, ये क्या है? लेयर है। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर, देन उसके ऊपर दिस इज ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। राइट, ये सब क्या है? लेयर है। तो जो ट्रोपोस्फियर है वो कम है, देन स्ट्रेटोस्फियर वेराइंग साइज का है, देन फिर मेसोस्फियर वेराइंग साइज का है, फिर थर्मोस्फियर यहाँ से लेके यहाँ तक है, देन एक्सोस्फियर है। ठीक है, तो ये सब क्या है? लेयर्स हैं। ओके, द फर्स्ट लेयर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज थर्मोस्फियर। ये वाली लेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, अबाउट ट्रोपोस्फियर, दिस लेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यू हैव टू लुक एट द पिक्चर, और मैं रीड कर रही हूँ। It is the lowest layer of the
the atmosphere? Yes, that is true. ये क्या है? सबसे लोएस्ट लेयर है, राइट? एटमॉस्फेयर की सबसे लोएस्ट लेयर है. देन इट इज एक्सटेंडेड एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर्स एट द पोल एंड 18 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर. अब जो पोल है वहां से 8 किलोमीटर्स है और अर्थ की सरफेस से 18 किलोमीटर्स है, या इक्वेटर बोले, इक्वेटर से 18 किलोमीटर्स की है और पोल से 8 किलोमीटर है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये सबसे ज्यादा डेंस है पूरे एटमॉस्फेयर में. यहाँ पे जो एयर होगी वो ज्यादा डेंसर होगी एज कंपेयर टू अदर लेयर. ठीक है. देन नेक्स्ट इज dust particle, water vapor and other impurities are found only in this layer. अब जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या वाटर वेपर्स हैं वो सभी सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही हैं. बाकी किसी भी लेयर में डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स या अदर इम्प्योरिटीज हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं. ठीक है. All weather phenomena such as cloud, fog, rainfall, snowfall, storms and lightning occur here. अब जितनी भी lightnings होती हैं या rainfall होती है, snowfall होती है, fog होती है, ये सब सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर में ही होता है. ठीक है. इसके अबव जो जितनी भी लेयर्स हैं इन सब में ये नहीं होता है. Then in this layer, the temperature of air decreases with increase in height at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meters. अब सपोज अगर एक पर्सन माउंटेन क्लाइंब कर रहा है, माउंटेन की ओर चढ़ रहा है, तो अगर वो 165 किलोमीटर चढ़ गया है, 165 किलोमीटर उसने चढ़ाई कर ली है, तो जैसे ही वो 165 किलोमीटर पहुंचा 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा. इसीलिए जनरली माउंटेन्स का जो एरिया, जो वहां का एटमॉस्फेयर होता है वो कोल्ड होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं क्या होता है? एटमॉस्फेयर कम होता जाता है. हर 165 डिग्री जब हम चढ़ते हैं या 165 किलोमीटर चढ़ते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है. गॉट इट? Now, this is called normal lapse rate of temperature. अब normal lapse of rate temperature क्या होता है? The decrease in air temperature at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter increase in height. As the troposphere is the lowest and the densest layer of the atmosphere, it absorbs maximum heat radiated by the earth's surface and thus keep the earth warm. अब सिंस ये जो ट्रोपोस्फियर है ये सबसे ज्यादा डेंस है, तो जितनी भी सनलाइट यहाँ पर आती है इसे रिफ्लेक्ट करती है या इस पे आती है, तो ये ट्रोपोस्फियर क्या करता है? उस हीट को ट्रैप कर लेता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, और इसीलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो वार्म होता है. गॉट इट? समझ में आया? तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं. आफ्टर दैट स्ट्रेटोस्फियर, द नेक्स्ट लेयर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्ट्रेटोस्फियर. दिस लेयर लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम हाइट ऑफ 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. अब ये क्या है? 20 से 50 किलोमीटर की जो ये दिख रहा है, ये कर्सर जो मैं मूव कर रही हूं, दिस 50 से 20 किलोमीटर्स की जो ये है, वेट, अबाउट 50 किलोमीटर्स अबव दी अर्थ फ्रॉम दी अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर्स अबव तक जो लेयर है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर. द ट्रोपोपोज इज अ नैरो बाउंड्री that separates the stratosphere from the troposphere.
अब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, इन दोनों को जो लेयर सेपरेट करती है, मतलब एक तो लेयर होगी जो इन दोनों को सेपरेट करेगी, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। क्या कहते हैं? ट्रोपोपोज कहते हैं जिसे। आई गेस ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट ईयर भी, तो आई होप इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी आपको ये समझने में। इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो लोअर पार्ट है, इसका जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देन द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसके ऊपर का जो पार्ट है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर का पार्ट, दिस, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। और यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इसका टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा। ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द लेयर, सॉरी, देयर आर virtually no clouds and very little dust and water vapor in this layer. अब इस लेयर में, ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर की, यहाँ पे बहुत कम या क्लाउड्स नहीं होते हैं। सबसे पहली बात, क्लाउड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और बहुत कम अमाउंट में डस्ट और वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। कन्वेक्शन करंट ऑफ एयर आर आल्सो एब्सेंट, सो ऑल सॉर्ट ऑफ वेदर फिनोमिना। और यहाँ पे कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता है, ना ही रेनफॉल होती है, मतलब स्ट्रेटोस्फियर में ना ही रेनफॉल होती है, ना ही स्नोफॉल होता है, ना ही फॉग होती है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिनोमिना, कोई ऐसा वो नहीं होती है, कन्वेक्शन करंट नहीं होता है या एयर नहीं होती है। Got it? The stratosphere contain ozone which absorb the harmful ultraviolet radiation of the sun. अब यहाँ पर एक लेयर होती है दैट इज कॉल्ड ओजोन, सबने पढ़ा है। एक ओजोन लेयर होती है, दिस लेयर, और ये क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट लेयर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज मेसोस्फियर, दिस थर्ड लेयर, mesosphere. This layer lie above the stratosphere. It is extends to the height about 80 kilometers above the earth surface. ये 50 से 80 kilometers तक lie करती है। ठीक है। Then the narrow boundary that separates the mesosphere from stratosphere is called stratopause. अब वो लाइन जो मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को क्या करती है? सेपरेट करती है, that is called stratopause. In the mesosphere the temperature of air decrease with increase in height. अब जैसे जैसे मेसोस्फीयर में हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, क्या होता है? टेम्परेचर कम होने लगता है, ठंडा होने लगता है, कम होने लगता है। Then in mesosphere temperature of air decreases with increase in height. When meteors enter the earth's atmosphere, the sun from the space it reaches this layer, they burn due to friction. अब जो मेटोर्स हमने पढ़े थे लास्ट ईयर, आपने पढ़ा था ना, मेटेरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स, राइट? तो जैसे ही वो मैटर्स मेसोस्फीयर में इंटर करते हैं, इसकी लेयर में इंटर करते हैं, वो एयर के फ्रिक्शन से क्या होने लग जाते हैं? बर्न करने लग जाते हैं, और फिर हमें क्या लगता है? शूटिंग स्टार है ना, टूटता हुआ तारा है, ऐसा दिखाई देता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ मेसोस्फीयर। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट, थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर जो है, दिस लेयर लाइज अबव दी mesosphere and extends up to the height about 450 kilometers. अब ये जो है, ये 450 kilometers तक होती है, this thermosphere up to 450 kilometers तक extended होती है। Here temperature increases rapidly with increase in height. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, स्पेस की तरफ जाते हैं, तो थर्मोस्फीयर के से होकर ही निकलते हैं, तो अप टू 450 किलोमीटर तक अगर हम पहुंच गए, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा।
The boundary between the thermosphere and mesosphere is mesopause. अब mesosphere और thermosphere की जो boundary है that is called mesopause. This layer contain electrically charged particles that is called ions. यहाँ पे electrically charged ions present होते हैं. Then these particles reflects the radio waves back to the Earth's surface that enables us to have wireless connections. Now since हम जो wireless connections करते हैं, जैसे कि हम टेलीफोन पे मोबाइल फोन्स पे बात करते हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं, वायरलेस रेडियोस यूज करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से वेट अ सेकेंड, यहाँ से क्या होती है, वेव्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है, फिर ये जैसे थर्मोस्फीयर को रिफ्लेक्ट करके क्या होती है, वापस कहाँ आ जाती है, अर्थ की सरफेस पे. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं मोबाइल फोन से या रेडियो सुन पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इस लेयर को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं. गॉट इट? Next is the thermosphere is also called ionosphere because of the presence of iron. अब थर्मोस्फीयर को क्या आइनोस्फीयर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ आयन्स प्रेजेंट होते हैं जो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. नाउ द लास्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एक्सोस्फीयर. सबसे आखिरी वाली जो लेयर है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. That is, it is uppermost layer of atmosphere called exosphere. uppermost layer है जिसे हम exosphere कहते हैं. It is extended to the height about 1600 kilometer and gradually merge with interplanetary space. अब ये जो exosphere है, now look at the diagram. ये exosphere जो है ये 1600 की हाइट तक है और फिर उसके बाद किससे जाके मिल जाता है, स्पेस में. इसके बाद स्पेस में जाकर ये मिल जाता है. देयर इज नो लिमिट ऑफ एक्सोस्फीयर. ये अप टू 690 से स्टार्ट 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इतना. ठीक है, 1600 किलोमीटर तक ये माना जाता है. फिर द लेयर इज एक्सट्रीमली रेरिफाइड. बहुत रेरिफाइड है ये लेयर और वेरी थिन गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फाउंड हियर. बहुत कम गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम. तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हूँ डिफरेंट लेयर्स. एंड नाउ आई होप आपको कोई डाउट नहीं है. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी. कल हम पढ़ेंगे और कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. बहुत छोटा चैप्टर था, तो जितना भी चैप्टर आपका बचा है यही आपका होमवर्क है, दैट यू हैव टू रीड दिस चैप्टर. गॉट इट? ओके, हैव अ गुड डे.